खुशियों का दिन आया है क्योंकि हमने न्यू चैप्टर उठाया है। खुशी हो रही है सर, पहला चैप्टर गले के नीचे उतरा नहीं, आपने दूसरा उठा लिया। अरे बेटे, इनकम टैक्स में ऐसा ही होगा। अगर आप एक चैप्टर में कंफर्टेबल होने के लिए इंतजार करोगे तो फिर सिलेबस खत्म नहीं होगा। न्यू चैप्टर पे चलते हैं, बहुत मजे का चैप्टर है। तो मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपके साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो मैं आपको सिलेबस के पास लेके चलता हूं और दिखाता हूं, क्योंकि आप पहले ये देखना पसंद करते हो कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो क्वेश्चन डेफिनेटली इस चैप्टर से आएगा। पुराने वाले चैप्टर में तो बेसिकली क्या थी, डेफिनेशंस थी। जो प्रैक्टिकल था वो एक बेस तैयार कर रहा था आगे के प्रैक्टिकल्स को हैंडल करने के लिए। तो सर हमने पढ़ा था कि यूनिट 1 है और हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स हैं। हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आना है। जो एक क्वेश्चन आएगा उसके 2 पार्ट होंगे और दोनों में चॉइस होगा और वो दोनों क्वेश्चन 18 मार्क्स के होंगे। तो चॉइस इंटरनल रहने वाली है। हमारे पास यूनिट 1 में बेसिक कंसेप्ट्स हैं, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 2 है रेजिडेंशियल स्टेटस, और इसी में आ जाता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस। इसमें हम कहां तक कवर करेंगे, तो 1 to 4 हमने लास्ट चैप्टर में कवर किए थे, 5 to 9 हम यहां पर कवर करेंगे। अब इसमें से एक तो सेक्शन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और उसके बाद में हमारा सेक्शन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सेक्शन नंबर 6, लेकिन सेक्शन 6 नहीं पढ़ेंगे, पहले सेक्शन 5 को जरा रेफर करते हैं। बहुत सारी बुक्स में तो कहते हैं गगन क्यों सेक्शन 5 को उठाना, सीधा सेक्शन 6 पे चलते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है। किस पर लगा रही है? पर्सन पर लगा रही है। और पर्सन में हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं। उन 7 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल। मैं इंडिविजुअल हूं, है ना। और जो रशिया के राष्ट्रपति साहब हैं, पुतिन साहब, वो भी इंडिविजुअल हैं। चाइना के राष्ट्रपति श्री जिनपिंग, वो भी इंडिविजुअल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जी, वो भी इंडिविजुअल हैं। तो सर इनकम टैक्स किससे लिया जाता है? मन में ये बात आती है कि सर क्यों मजाक कर रहे हो, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। भैया इंडिया में जो लोग रहते हैं, जैसे आप रहते हो, हम रहते हैं, तो हमारे से गवर्नमेंट टैक्स लेगी ना बाबा ना। यही आपको करेक्ट करना है। सरकार कह रही है कि हम भारतीय सिटीजन से टैक्स नहीं लेते। हम किससे टैक्स लेते हैं? पहले तो मैं बता दूं, हम सिटीजन से टैक्स नहीं लेते। हम किससे लेते हैं? हम उससे टैक्स लेते हैं जो हमारे देश में रेजिडेंट हैं, और जो हमारे देश में रेजिडेंट हैं उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट इन इंडिया। और उसी को हमने सीखना है कि वो कैसे निकाला जाता है, उसके क्या नियम है। ठीक है सर, कोई भी पर्सन है मिस्टर एक्स, गवर्नमेंट कह रही है गगन कोई भी व्यक्ति हो, या तो वो इंडिया में इनकम कमाएगा या वो विदेश में इनकम कमाएगा। अगर वो इंडिया में इनकम कमाता है तो टैक्स कैसे देना है, और विदेश में कमाना है तो टैक्स कैसे देना है। तो सरकार कहती है गगन सुनो, हम 2 स्टेटस निकालेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या वो व्यक्ति रेजिडेंट है या फिर वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है। गवर्नमेंट कह रही है गगन अगर वो व्यक्ति रेजिडेंट होगा तो इंडिया में जो कमाएगा उस पर भी हमें टैक्स देगा, विदेश में जो कमाएगा उस पर भी टैक्स देगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रोहित शर्मा इंडिया का रेजिडेंट है। तो रोहित शर्मा इंडिया में भी क्रिकेट खेलता है और फॉरेन कंट्री में भी जाके क्रिकेट खेलता है। अब वो भारत सरकार से आके ये कहना चाहे कि भाई इंडिया में तो जो मैंने कमाया उस पर टैक्स ले लो, जो विदेश में मैंने कमाया उस पर मेरे से विदेशियों ने टैक्स ले लिया, आप तो मत लो। तो सरकार कह रही नहीं, पहले हमारा नियम समझो, उसके बाद दूसरी बात आपकी सुनी जाएगी। क्या आप रेजिडेंट हो? रोहित शर्मा कह रहे हाँ जी मैं रेजिडेंट हूं।
नियम क्या है, पढ़वा लूंगा, वो रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट हो तो आपको इंडिया में जो कमाई होगी उस पे भी भारत सरकार को टैक्स देना है, और जो विदेश में कमाया है उस पे भी भारत सरकार को टैक्स देना है। आपके दर्द के बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, अब सर एक दूसरे खिलाड़ी हैं, दूसरे खिलाड़ी सर वो साउथ अफ्रीका वाले हैं, मिस्टर क्लासेन। अब मिस्टर क्लासेन कहते हैं कि भैया मैं तो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलता हूं, वहां पैसे कमाता हूं, तो वो उसकी फॉरेन इनकम है। और वो कह रहे इंडिया में भी मैं T20 में पार्टिसिपेट करके कमाई करता हूं, तो उसकी इंडिया की इनकम है। तो सरकार कहती है कि जो लोग भारत के रेजिडेंट नहीं हैं वो इंडिया में होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देंगे, लेकिन सॉरी मैं गलत कह गया, वो इंडिया में होने वाली कमाई पर टैक्स देंगे लेकिन विदेश में होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं देंगे। तो इसका मतलब सर स्टेटस या तो रेजिडेंट होना चाहिए या फिर नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने ना अगर टैक्स में कॉम्प्लिकेशन नहीं की तो वो कहते फिर हमें पूछेगा कौन। तो भारत सरकार ने कहा कि देखो अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट निकल आए तो फिर हम उसको आगे चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यानी कि रेजिडेंट निकलने के बाद एक इंडिविजुअल के केस में चेक किया जाएगा कि वो ऑर्डिनरी भी है या रेजिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। तो वैसे तो दो ही स्टेटस निकलने चाहिए थे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, काम सरल होता। लेकिन सरकार ने बना दिए कितने, 3, कि रेजिडेंट के बाद फिर फर्दर चेक करो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो ठीक है, आगे जाना पड़ेगा। तो ये हमने कौन सा सेक्शन पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 5, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। यहां पे देख सकते हैं कि सेक्शन 5 कहता है कि जो टोटल इनकम जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में लायबल होगी वो डिपेंड करेगी रेजिडेंशियल स्टेटस पर, और रेजिडेंशियल स्टेटस अभी हम सेक्शन 6 में पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा गया है कि कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है तो ध्यान से देखो, उसकी इंडियन इनकम और उसकी फॉरेन इनकम दोनों इनकम इंडिया में टैक्स होंगी। क्या कहा मैंने, अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है तो उसकी दोनों इनकम इंडिया में टैक्स होंगी। अगर वो व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो केवल इंडिया में कमाई गई जो उसकी इनकम होंगी वही टैक्स होंगी। अब मैंने आपको बताया कि अगर इतना सा रूल होता तो शायद हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे इंडिविजुअल के केस में गगन अगर रेजिडेंट हुआ तो फिर हम ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी एक और बाइफर्केशन बीच में डाल देंगे। तो सेक्शन 5 का जो मीनिंग है वो हमने यहां पर क्रक्स की फॉर्मेट में आपको लिख करके दे दिया कि लो जी ये इसका मतलब है। बाद में इसके ऊपर आएंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। अच्छा ये बताइए, इतना तो समझ में आ गया ना कि टैक्स देने के लिए सिटीजनशिप नहीं देखी जाएगी, क्या देखा जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाएगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं या नहीं है। ओके, नाउ हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है हर एक पर्सन के लिए, और पर्सन में हमारे पास 7 कैटेगरी हैं। इंडिविजुअल का देखेंगे, एचयूएफ का देखेंगे, फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सबका देखेंगे। सर क्या एक बार देखेंगे, नहीं बेटे, हर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस देखना पड़ता है। ओके, अगली बात जो कि हमने आपको बताई थी वो ये कि जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे ना इंडिविजुअल और एचयूएफ का, ध्यान से सुनना, तो इंडिविजुअल हो सकता है कि रेजिडेंट हो, अगर वो रेजिडेंट नहीं होगा तो सर वो नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ रेजिडेंट निकल आए तो फिर हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यानी इंडिविजुअल के केस में बड़ी गहराई तक जाना पड़ेगा। सर क्या कहता है इंडिविजुअल का स्टेटस, दोबारा से रिकॉल करता हूं
कोई नई बात नहीं बताने जा रहा आपको। सेक्शन 5 तो कह रहा था कि गगन रेजिडेंशियल स्टेटस या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, वो तो इतनी सी बात कह के चुप हो जाता है। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आपको सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट से बात नहीं बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो रेजिडेंट होता है तो फिर आपने आगे चेक करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कई लोग ROR, कई लोग RNOR, कुछ बुक्स में OR, NOR, तो ऐसी ऐसी शॉर्ट एब्रीविएशन यूज होती हैं। तो हमने ये यूज कर लिया ROR, NOR। कभी मेरी गलती से अगर RNOR निकल जाए तो भी समझ जाना कि मैं नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक रेजिडेंट या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2020 से गवर्नमेंट ने एक और स्टेटस बना दिया, डीम्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये डीम्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब होता है कि हमने मान लिया, आप हो या नहीं हो। आप कह रहे हो मैं तो कानून के हिसाब से हूं ही नहीं, वो कह रहे लेकिन हमने मान लिया। डीम्ड का मतलब हमने मान लिया। तो यहां पर एक नया सेक्शन आ गया है, सेक्शन 61A, उसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सेक्शन 61A, इसकी वजह से आपका जो स्टेटस होगा वो क्या हो जाएगा? इसकी वजह से आपका स्टेटस डीम्ड रेजिडेंट हो जाएगा। और जब भी ये डीम्ड रेजिडेंट होगा तो ये NOR बनेगा, नॉन रेजिडेंट। चलिए, वैसे तो बात आपको समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार श्योर हो जाता हूं कि वैसे तो सेक्शन 5 ने कहा था कि गगन कोई भी पर्सन रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। लेकिन इंडिविजुअल के केस में और एचयूएफ के केस में, इन दोनों ही केसेस में, बाकियों में नहीं, इन दोनों ही केसेस में अगर कोई रेजिडेंट होगा तो फिर आगे चेक करना कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये केवल एडिशनल पार्ट उसमें होगा। अब बेटे सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। आराम से, ये लॉ कहता है, सेक्शन 61 में लिखा है, सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहां लिखा है कि ये कैसे हट गया? When an individual is said to be resident in India, an individual is resident in India। बेटे ये जो लॉ मैं पढ़ रहा हूं ना, ये आपने याद कर लेना है। जब भी क्वेश्चन आएगा बताइए एक पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, तो आपको आंसर में ना ये कंडीशन लिखनी होगी कि एन इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। एक व्यक्ति कब रेजिडेंट होगा? अगर वो फुलफिल करता है एनी वन ऑफ टू कंडीशंस। दो कंडीशंस बताई गई हैं, दोनों में से कोई एक फुलफिल कर दे। तो ए कंडीशन और बी कंडीशन। सर वो केस नंबर 1 ए कंडीशन फुलफिल कर दे, तो क्या मुझे बी कंडीशन देखने की जरूरत है? आंसर इज नो। तो सर ए कंडीशन है क्या? ए कंडीशन कहती है कि क्या वो इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में आप ये जानना चाहते हो कि वो रेजिडेंट था या नहीं था, सर उस प्रीवियस ईयर में उसका जरा पासपोर्ट चेक करो, वो कितने दिन तक इंडिया में था।
अगर वो 182 डेज तक इंडिया में था तो वो रेजिडेंट बन जाएगा इंडिया का। सर ये बताओ कि 182 डेज क्या हमें लगातार देखने हैं? अरे नहीं भाई, वो पासपोर्ट में चेक करो कब आया कब गया, कब आया कब गया, ये जोड़ तोड़ करते रहो, दिन गिनते रहो, मेहनत दिन गिनने में लग गई। पूरे साल में गिन लो। अगर वो पूरे साल में 182 डेज तक इंडिया में था तो उसने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी, वो बन गया रेजिडेंट। मुझे दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सर क्योंकि वो पहली कंडीशन फुलफिल कर गया तो मैं कहूंगा भाई दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। सर केस नंबर 2, वो पहली कंडीशन फुलफिल नहीं करता, यानी वो इंडिया में 182 डेज तक नहीं था, तो सरकार कह रही है गगन फिर जाओ और दूसरी कंडीशन चेक करो। हमने कहा चलो दूसरी में क्या है। दूसरी कंडीशन कहती है कि क्या वो इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा था ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मैंने कहा भाई ऊपर आप 182 डेज चेक करवा रहे थे और नीचे आप 60 लिख रहे हो, तो अगर 60 चेक करवाना था तो 182 क्यों लिखा। तो वो कह रहे गगन सुन, अकेले 60 डेज की कंडीशन नहीं है, 60 डेज अगर वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 या 60 से ज्यादा दिन था तो फिर ये भी चेक करो कि क्या वो पीछे के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा था या नहीं था। अब सर ये तो लंबी चौड़ी कंडीशन हो गई। मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर था 23-24। अब वो कहते हैं गगन मैं तुम्हें बताऊंगा वो कब आया कब गया, दिन चेक कर लेना। पहली कंडीशन क्या थी, क्या वो 182 डेज या उससे ज्यादा समय के लिए इंडिया में था, तो भाई पहली कंडीशन आपकी हो जाती थी फुलफिल। ओके, यदि वो 182 डेज तक नहीं था तो फिर दूसरी कंडीशन ये कहती है कि गगन 23-24 में चेक करो क्या वो 60 दिन या उससे ज्यादा था। अब आप कहोगे सर ये कैसे चेक करेंगे, तो क्वेश्चन आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, आपने वहां से दिन चेक करके ऐड करने, कुछ नहीं करना। सर वो 60 डेज था तो गवर्नमेंट कह रही है कि गगन ये कंडीशन ऐसे पूरी नहीं होगी, इसके साथ पीछे के 4 साल और देखो, 1, 2, 3 और 4, इसका मतलब 22, 21, 20 और 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 और 22, 23, यही पीछे के 4 साल हुए। तो इस कंडीशन में हमें 5 सालों का डेटा चेक करना पड़ेगा, केवल 1 साल का नहीं, 5 सालों का। इस प्रीवियस ईयर में 60 डेज या मोर और उसके पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर। ओके, अगर ये बेटे मैं बता देता हूं फिर से, ये पूरी की पूरी एक कंडीशन है, यानी जो बी नंबर कंडीशन है उसमें 2 बातें चेक करनी पड़ती हैं। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा होना चाहिए, साथ में पीछे के 4 सालों में भी 365 दिन से ज्यादा होना चाहिए। सर मान लेते हैं वो 23-24 में 90 डेज तक था, लेकिन पिछले 4 सालों में वो केवल 300 डेज तक था, तो इसका मतलब बी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्यों बी वाली कंडीशन के 2 पार्ट हैं, वो दोनों के दोनों पार्ट पूरे होंगे तभी बी कंडीशन पूरी होगी। ओके सर, ओके सर, अगर मेरी बी कंडीशन पूरी हो गई तो वो रेजिडेंट बन गया। सर मुझे आदत है, मैंने चेक किया ए कंडीशन पूरी हो गई तो मैं कह रहा हूं बी चेक मत करियो, लेकिन सर मैंने बी भी चेक कर ली, तो क्या दिक्कत है। यानी कि ए फुलफिल हो रही हो तो भी रेजिडेंट है, बी फुलफिल हो रही हो तो भी रेजिडेंट है, और दोनों फुलफिल हो रही हो तो भी रेजिडेंट है। लॉ में लिखा था गगन कोई एक कर दो, अगर 2 कर दोगे तो भाई पहले ही रेजिडेंट हो, रेजिडेंट ही रहोगे। ओके सर, ओके। अब मुझे बताओ कोई भी व्यक्ति कब नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, तो सिंपल सा रूल है कि इंडिविजुअल तब नॉन रेजिडेंट कहलाता है अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल ना करे। यानी कि सर ए कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, क्यों, मान लेते हैं वो भारत में केवल 110 दिन के लिए था, और बी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में तो 110 दिन था, लेकिन पीछे के 4 सालों में मान लो केवल 300 दिन था, तो इस वजह से मेरी दूसरी कंडीशन भी पिट गई।
तो अगर दोनों ही कंडीशन मेरी पिट जाएं, ए भी पिट जाए बी भी पिट जाए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सरकार कह रही है गगन चैप्टर क्लोज हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वो व्यक्ति रेजिडेंट निकल के आया तो बात खत्म नहीं हुई, अभी और आगे चेक करो, क्योंकि रेजिडेंट के केस में हमें आगे जाके देखना पड़ेगा कि वो ऑर्डिनरी था कि नॉट ऑर्डिनरी था। ठीक है सर। अब ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैसे पता लगता है? तो वो कहते हैं गगन एक इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट निकल आए, यानी अगर रेजिडेंट निकल आए तो ही ये चेक करना, वरना अपना दिमाग मत लगाना। ओके, अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट निकल आए तो फर्दर चेक करो, दो और कंडीशन आपको बता रहे हैं। ओ माय गॉड सर, पहले दो बताई, अब दो और बता रहे हैं। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, यहां एनीवन था, यहां पर लिखा है कि अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो वो कहलाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा या कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो कहलाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि सर अगर वो दो कंडीशन और बता रहा हूं वो सेटिस्फाई कर दे, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सर अभी ये कंडीशन पड़ी नहीं है, मान लो एक सेटिस्फाई कर रहा है दूसरी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या पहली सेटिस्फाई नहीं कर रहा दूसरी सेटिस्फाई कर रहा है, या ना तो पहली सेटिस्फाई कर रहा है ना दूसरी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन सभी केसेस में वो एनओआर बनेगा। बस ये लॉ है, ये आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में हमने दिन गिन लेने हैं और दिन गिन करके बता देना है कि उसका स्टेटस क्या है। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। सर ये दो कंडीशन है क्या? सुनिए, ये दो कंडीशन क्या है? ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। वो कह रहे गगन आपको करना ये है, एक बार वो व्यक्ति जब रेजिडेंट निकल आया तो फिर क्योंकि आप प्रीवियस ईयर 23, 24 चेक कर रहे हो, तो पहली कंडीशन कहती है गगन 10 साल पीछे जाओ। कितने साल? 10 साल तक जाओ। 10 सालों में चेक करो क्या वो कम से कम 2 बार रेजिडेंट था। सर मान लो पहले साल रेजिडेंट निकल आया, अब आप कहोगे सर रेजिडेंट कैसे निकला? तो भाई मतलब कि सन 22-23 प्रीवियस ईयर में वही 182 डेज 60 + 365 दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। सर 21-22 में चेक करो, 20-21 में चेक करो, मान लो सर यहां भी निकला, यहां भी निकला, यहां भी निकला, तो फिर बाकी चेक करके क्या करोगे? दो ही तो कंडीशन चेक करनी है। 10 सालों में क्या वो 2 बार रेजिडेंट था? अगर 2 बार रेजिडेंट हो गया तो टाइम वेस्ट मत करो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लीजिए मेरी पहली कंडीशन है ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन 2 out of 10 प्रीवियस ईयर, और ये 10 प्रीवियस ईयर कौन से होंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर का स्टेटस निकाल रहे हो उसके पीछे के 10 सालों में कोई भी 2 सालों में अगर वो रेजिडेंट बन जाए तो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और दूसरी कंडीशन है ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 डेज 730 days or more during 7 previous year immediately preceding relevant previous year। इसका मतलब 23-24 साल के पीछे के 7 सालों में जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, 7 सालों में जाओ। अगर वो 730 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में था तो फिर ये दूसरी कंडीशन संतुष्ट हो जाएगी, और अगर ये दोनों कंडीशन संतुष्ट हो जाएंगी तो फिर वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। और अगर ये दोनों कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रही, चाहे एक संतुष्ट नहीं है या दोनों संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में क्योंकि रेजिडेंट तो वो बन चुका है, वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। बोलिए जी, क्या ये लॉ समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, पहले रेजिडेंट होने के लिए 2 शर्तें बताई गई,
याद रखने की बात यह कि दोनों में से कोई एक पूरी करनी थी, और फिर अगर वो रेजिडेंट निकल जाए तो फिर नीचे से दो कंडीशन है, और वो दोनों पूरी हो जाएं तो वो ऑर्डिनरी है, बाकी सब केसेस में नॉट ऑर्डिनरी है। अब बच्चे पहली बार पढ़ते हो तो उन्हें लगता है सर बड़ा घुमाओ फिराओ है, बड़ा ये है, बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए किताबों ने कहा यार गगन छोटे मोटे बच्चे हैं, इनको ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए नाम दे दे। इसलिए किताबों ने जबरदस्ती नाम दे दिया। पहले वाली दो कंडीशन का नाम रख दिया बेसिक कंडीशन, और नीचे वाली दो कंडीशन का नाम रख दिया एडिशनल कंडीशन। तो कुछ किताबों में आपको दिख जाएगा बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। आप रटने लग जाओगे सर इसमें बेसिक कंडीशन होती है, इसमें एडिशनल कंडीशन होती है। सरकार लॉ कहता है गगन हमने तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बच्चे मजाक कर रहे हैं, करने दे। ओके सर, अगर केवल यही कानून है तो क्या बात चल जाएगी? नहीं बेटे, कानून तो आगे भी है। लेकिन इतनी सी बात करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर दूं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ ले रहा हूं, कहां से ले रहा हूं? सीए के स्टडी मटेरियल से ले रहा हूं। अगर आपके पास समय हो तो सीए स्टडी मटेरियल को खोल के पढ़ते रहना आराम से। अगर समय ना हो तो मेरे साथ सीधा मुद्दे पे चलना। ओके, मैं आपको दिखाता चलता हूं। उन्होंने कहा कि गगन रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में है। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे पता है कि सेक्शन 6 में है। कह रहे गगन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंट हो तो ऑर्डिनरी भी देखना, रेजिडेंट हो तो नॉट ऑर्डिनरी देखना और नॉन रेजिडेंट देखना। बाकी सभी लोगों के केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो ही रहेगा। मैंने कहा जी ये बात मैंने बच्चों को बता दी। उन्होंने कहा गगन ये हम चार्ट के थ्रू बच्चों को विजुअलाइज करा दें। मैंने कहा करा दो, ठीक है। फिर वो कह रहे गगन रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए पहले चेक करेंगे कि कोई भी व्यक्ति रेजिडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे क्या वो 182 डेज या उससे अधिक समय के लिए इंडिया में था, और या अगर ये फुलफिल ना हो रही हो तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो 60 दिन के लिए इंडिया में था और उसके पीछे के 4 सालों में 365 दिन के लिए इंडिया में था। मैंने कहा हाँ, ये मैंने बता दी। फिर वो कहते हैं गगन अगर कोई एक शर्त पूरी हो जाए तो उसको रेजिडेंट कह देना, और अगर दोनों शर्तें पूरी ना हो तो उसको नॉन रेजिडेंट कह देना। ठीक है, अब आ गई इसकी कुछ एक्सेप्शंस। मैंने कहा भाई दिमाग में पहले लॉ तो फिट करा दे, एक्सेप्शन थोड़ी देर के बाद पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सेप्शंस भी आपको पढ़ा देंगे। वो कह रहे गगन इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराओ। मैंने कहा अभी नहीं करा रहा। फिर वो कह रहे गगन अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ क्या तुमने बच्चों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है तो कैसे चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है? मैंने कहा हाँ जी मैंने बताया। तो ये कंडीशन हमने थोड़ी सी आसान करके लिख दी है, इसलिए हम यहां बुक से रीड नहीं कराएंगे। बुक में ना इसको नेगेटिव भाषा के तौर पे लिखा है जिसे पढ़ के आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब उस लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको हर एक बुक में मिल जाएगा नाम बदल के। ब्रेटली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलने के लिए भारत में हर साल 100 दिन आता है, और ये वो प्रैक्टिस पिछले 10 सालों से कर रहा है। वो कहते हैं गगन क्या तुम ये बता सकते हो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इसका सॉल्यूशन जब आप फॉर्मली बनाओगे तो समय लगेगा, यहां तो मैं आपको आसानी से समझा देता हूं। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में वो इंडिया में 100 दिन तक था, और वो कह रहे गगन पीछे के 10 सालों में भी उसका यही पैटर्न था। इसका मतलब वो 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सर इसके नीचे भी जाना होगा और 3 साल जाना होगा। मैंने कहा उसको जाने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं लिख देता हूं, वरना आप कहोगे सर आपने कंजूसी कर दी बताने में। लो, ये पीछे के 10 साल हो गए।
मैंने कहा बताओ कोई भी इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर इंडिविजुअल तब रेजिडेंट होता है जब वो दो में से कोई एक शर्त पूरी करे। मैंने कहा अच्छा शर्तें बताओ। सर पहली शर्त थी क्या वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए भारत में था, तो मैंने कहा नहीं जी, आपकी पहली शर्त 182 डेज वाली शर्त फुलफिल नहीं हो रही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गगन, दूसरी शर्त पे आओ। दूसरी शर्त थी कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पीछे के 4 सालों में 365 दिन। मैंने कहा हाँ, प्रीवियस ईयर में 100 दिन था तो 60 दिन तो वो हो गया, और क्योंकि वो हर साल गिन के 100 दिन के लिए आता है तो इसका मतलब 4 सालों में वो 400 दिन तक भारत में रहा होगा, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो मैं कहूंगा कि वो रेजिडेंट होने की जो दूसरी शर्त है प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन, ये कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए वो बन गया रेजिडेंट। क्या काम खत्म हो गया रेजिडेंट बन गया तो? नहीं सर, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब आगे चेक कीजिए, अगर वो रेजिडेंट है तो चेक कीजिए क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो फिर इसके लिए फिर 2 शर्तें। हमने कहा बताओ इसके लिए कौन सी 2 शर्तें हैं। कह रहे गगन पहली शर्त तो ये है कि क्या वो रेजिडेंट था, क्योंकि वो 100 दिन के लिए आता है तो वो बार बार आपकी सेकंड वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। यानी 22-23 में भी जो सेकंड वाली कंडीशन है 60 दिन जमा पीछे के 4 सालों में 365 दिन, उसको पूरी कर देगा। सिमिलरली यहां पर भी बी कंडीशन पूरी कर देगा। अब 2 बार पूरी हो चुकी है, बताओ आगे भी करूं? आप अगर कहना चाहते हो तो लो, ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी, सब बी कंडीशन हर बार पूरी होती रहेगी। तो सर हमें तो 2 बार चाहिए थी। यानी कि जो दूसरी कंडीशन थी कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसकी एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ठीक है। उसमें एक और कंडीशन होती थी कि क्या वो पीछे के 7 सालों में 730 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में था। तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 सालों में अगर वो 100 दिन के लिए आता है तो वो 700 दिन के लिए भारत में है, तो यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। पढ़िए 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 पढ़िए। ब्रेट ली के केस में ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मगर 7 सालों में 730 दिन ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो क्या आंसर बना? आंसर ये बनेगा कि ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसे आपको लिखने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस के क्वेश्चन की प्रॉब्लम यह है कि इसे लिखने में बहुत समय लगता है। आइए जी, मैं आपको फर्स्ट केस का आंसर पढ़वा देता हूं। फर्स्ट केस का आंसर पढ़ लेते हैं। आइए, यहां लिखा है कि वो असेसमेंट ईयर 24-25 में रेजिडेंट बन गया क्योंकि वो दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। फिर उन्होंने बताया कि क्योंकि उसका 7 सालों का स्टे 730 दिन से कम है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ब्रेटली के केस में हम लिखेंगे कि वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, बट सीए इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आप जब आंसर लिखेंगे तो पहले आपको लॉ लिखना पड़ेगा कि भाई लॉ में ये शर्तें हैं और ब्रेटली कौन सी शर्त पूरी कर रहा है और कौन सी शर्त पूरी नहीं कर रहा, तो थोड़ा और बेहतर आंसर बनाया जा सकता है। अब वापस चलेंगे, और वापस चल के हम इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को चेक करेंगे। अच्छा, अब बुक्स के अंदर आपको मिलेगा गगन अगर वो 100 दिन ना होकर के 110 दिन के लिए होता तो क्या हो जाता? अब बताओ, सपोज अगर एक पर्सन मिस्टर ब्रेटली भारत में 100 दिन ना आकर के 110 दिन आता तो क्या होता? तो प्रीवियस ईयर में कंडीशन नंबर ए 182 डेज फुलफिल नहीं होती, लेकिन 60 डेज प्लस 365 डेज इन प्रीवियस 4 इयर्स
ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम लिख देते कि वो बन जाएगा रेजिडेंट। अब सर रेजिडेंट हो गया तो चेक करो वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है। तो जब वो 100 दिन आ रहा था तो वो बार बार रेजिडेंट बन रहा था। ठीक है, बार बार समय नहीं लगाऊंगा। वो सेकंड कंडीशन जो थी वो हर साल पूरी हो रही थी। और दूसरा 7 सालों में 110 दिन आता है तो 770 डेज हो जाता है, यानी दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर देगा। तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा तो ब्रेटली को इंडिया की कमाई पर भी टैक्स देना पड़ेगा और अपनी विदेशों की कमाई पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ब्रेटली 100 दिन के लिए आता है तो राहत की सांस ले रहा है कि चलो भाई मेरी विदेश की इनकम 2 जगह टैक्स होने से बच गई। मुझे बताएं कि ये लॉ आपको समझ में आया कि पहली शर्त है बेसिक कंडीशन, 2 शर्तें 182 डेज या 60 प्लस 365 बड़ी कंडीशन है, मिला के चेक होगी, अलग अलग चेक नहीं होगी। रेजिडेंट हो गया तो फिर चेक करो क्या वो ऑर्डिनरी एजेंट भी है, तो उसमें 2 शर्तें सिंप्लीफाइड भाषा में लिखी हुई हैं। टेक्निकल भाषा में लिखूंगा तो आपको दिक्कत होगी। सिंपल भाषा कहती है गगन 10 में से 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए और 7 सालों में 730 दिन होना चाहिए। अगर दोनों शर्तें पूरी हो तो ऑर्डिनरी है, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरी है। आइए जी, अब बात पढ़ते हैं कि दोबारा से पढ़ाता हूं आपको आराम से। क्यों दोबारा पढ़ा रहा हूं सुनिए। एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होता है, अगर वो कोई एक शर्त पूरी करे। कौन कौन सी? पहली शर्त तो बहुत ही सिंपल है, क्या वो 182 डेज तक इंडिया में था? सर पहली कंडीशन एक ही साल के डेटा को देखती है, लेकिन दूसरी कंडीशन में 5 सालों का डेटा देखना पड़ता है। प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा और उसके पीछे के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। इंसान दूसरी कंडीशन में फंस सकता है और दूसरी कंडीशन में फंस करके वो रेजिडेंट बन सकता है। अब कुछ लोगों ने सरकार से कहा कि सरकार ये जो आपकी कंडीशन नंबर 2 है ना, ये हमारे लिए दिक्कत वाली है। तो सरकार ने ऐसे लोगों को कहा कि हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि सेकंड कंडीशन एक तरीके से बेकार हो जाएगी, आपके लिए रहेगी पर बेकार हो जाएगी। हमने कहा बताओ जी कैसे? उन्होंने कहा लो पढ़ो, एक्सेप्शंस है कुछ। एक्सेप्शन में लिखा है कि जो हमने अभी अभी सेक्शन 6(1) पढ़ा था, उस सेक्शन 6(1) में जो दूसरी कंडीशन थी जिसमें पीरियड ऑफ 60 डेज कहा गया था, उस पीरियड ऑफ 60 डेज को हम काट कर 182 डेज कर देंगे, यानी 60 डेज की जगह 182 डेज हो जाएंगे। तो भाई वो कंडीशन तो बेकार हो जाएगी। इसका मतलब पहली कंडीशन में भी तो 182 डेज थे। अगर पहली कंडीशन फुलफिल होगी तभी दूसरी फुलफिल हो सकती है, दूसरी उसके बिना तो फुलफिल होगी नहीं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर आप 60 दिन को बढ़ाकर 182 डेज कर दोगे? उन्होंने कहा गगन 3 केस हैं। पहला, अगर कोई इंडिविजुअल जो कि भारत का नागरिक है, अब यहां पर वो भारत के नागरिक को छूट दे रहे हैं, कह रहे गगन कोई व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो नौकरी करने के लिए भारत से बाहर जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर मेरा भारत में बिजनेस है और मैं चाइना घूमता हूं, ताइवान घूमता हूं, कभी कोरिया चला जाता हूं, कभी मलेशिया चला जाता हूं। वो कह रहे छोड़ गगन, बिजनेस नहीं, एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी प्राप्त कर ले और नौकरी के पर्पस से विदेश में जाएगा तो उसके केस में दूसरी कंडीशन मत देखना। ठीक। नेक्स्ट, एक इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक है, लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। एक इंडियन सिटीजन है और वो किसी शिप में, समुद्र में जो जहाज चलते हैं ना, जो शिप चलते हैं, पानी वाले जहाज चलते हैं, उसके अंदर क्रू मेंबर है। तो उन क्रू मेंबर्स को भारत सरकार ने छूट दे दी
कि आपके लिए भी हम 60 दिन की कंडीशन हटा लेंगे। सर हम भी क्रू मेंबर है, लेकिन हम एयरलाइन के क्रू मेंबर हैं। कह रहे तुम्हारे को छूट नहीं दी। जो इंडियन शिप में काम करते हैं, समुद्री जहाज में जो काम करते हैं, जहाज समुद्री जहाज जो विदेशों में जाता आता है, उसके क्रू मेंबर हैं, तो हमने आपको छूट दे दी। ओके, इस दो कंडीशन को तो बहुत सिंपल है। तीसरी कंडीशन सुनिए। एक इंडिविजुअल जो कि भारत का नागरिक है या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि विदेश में सेटल हो गया है। पहले केस में जो व्यक्ति विदेश में नौकरी करने जा रहा है, तो जिस साल जा रहा है उस साल उसको छोड़ दिया कि 60 दिन से छोड़ दो। अब वो विदेशों में नौकरी कर रहा है, विदेश में ही रहता है, तो भाई कभी कभी अपने घर परिवार लोगों से मिलने के लिए आएगा। वैसे तो एक गाना था कि जो विदेश चला गया वो कभी लौट के नहीं आता, पंकज उदास का गाना है कि क्या गाना है बताओ? बहुत पुरानी मूवी का गाना है जिसमें पंकज उदास कहते हैं कि चिट्ठी आई है, विदेश में रहने वाले को याद दिलाते हैं कि तेरे वतन से चिट्ठी आई है, लौट के आजा अपने घर में भी है रोटी। समझे? तेरे घर वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं, लौट के आजा। अब जो विदेश चला गया वो लौट के आना नहीं चाहता। खैर सर, हमने लॉ पढ़ना है, गानों वानों को छोड़ो। तो जो लोग विदेशों में सेटल हो गए, वो इंडिया के सिटीजन हैं, विदेशों में सेटल हो गए, वो भारत में आते हैं किस पर्पज से? विजिट के पर्पज से आते हैं। तो उनके लिए भी सरकार ने कहा खुल के आइए, कोई दिक्कत नहीं, 60 दिनों की कंडीशन आपके लिए हटा दी, डर के मत आना। दूसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब समझ लीजिए, आगे मैंने डिफाइन किया हुआ है, सरल भाषा में समझो। 15 अगस्त 1947 इस दिन भारत के टुकड़े कर दिए गए। कहते हैं कि भारत आजाद हुआ, भारत के टुकड़े कर दिए गए। इंडिया बना, पाकिस्तान बना और बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। यानी कि भारत के 3 टुकड़े हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी लोग अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, जो भी लोग उस पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से किसी भी जगह पर पैदा हुए हों, उनके बच्चे हैं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो उनके जो बच्चे हैं और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको कहा जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, उनको कहा गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उनको भी छूट दी गई कि आप भी आइए। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब है पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, जो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। अब सर उसकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई होगी, पता नहीं, जीवित नहीं, लेकिन हो भी सकता है। या उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। ठीक है, और अब वो भारत में नहीं रहता, वो पाकिस्तान का नागरिक है या वो बांग्लादेश का नागरिक है। तो ऐसे लोगों को भी भारत सरकार ने कहा कि आप हमारे लिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आप आना चाहें खुशी खुशी आइए, कोई दिक्कत नहीं, 60 दिन की कंडीशन आप पर नहीं लगेगी। ओके, नाउ अब तो सर हमें ब्रेक लेना चाहिए, आपने बहुत सारा लॉ पढ़ा दिया, लेकिन ये जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है ना, इससे जुड़ी हुई एक बात बताऊंगा, तब ये लॉ पूरा होगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पढ़िए जी। ये देखिए, एक इंडिविजुअल जो कि भारत का नागरिक है और वो मेंबर ऑफ क्रू ऑफ शिप है, उसके केस में गवर्नमेंट ने कहा गगन, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, जब तुम भारत में उसका स्टे निकालोगे तो उसमें शामिल मत करना। क्या शामिल मत करना?
वो वाला पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ एंटर्ड इनटू कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड एंडिंग ऑन द डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप। तो वो कहते हैं गगन, एक बात बताओ, एक शिप जब वापिस आएगा तो जो भी पैसेंजर्स वगैरह हैं वो शिप से नीचे उतरेंगे। जब वो शिप से नीचे उतरेंगे उसके बाद क्रू मेंबर को छुट्टी दी जाएगी। भाई साहब, क्रू मेंबर तो बाद में छुट्टी लेगा, और जब ये शिप जाने की तैयारी करेगा तो पहले क्रू मेंबर शिप के ऊपर आएंगे, बाद में पैसेंजर इसके अंदर चढ़ेंगे। ठीक है, तो इस केस में कहा गया कि जो क्रू मेंबर होते हैं जब वो शिप को ज्वाइन करते हैं और जब वो शिप को छोड़ते हैं तो वहां पर एक कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में वो एंट्री करते हैं। अब शिप जाएगा मान लो 3 दिन के बाद, लेकिन क्रू मेंबर शिप के ऊपर आ गया, उसने ड्यूटी पे साइन कर दिया कि जी मैं 1 तारीख को शिप पे आ गया। शिप यहां से कब निकला, मान लो 4 को निकला, तो गवर्नमेंट कह रही है कि जिस दिन उसने कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री डाल दी उस दिन से मान लिया जाएगा कि वो अब भारत में नहीं है, उसको इंक्लूड मत करना। और जिस दिन वो भारत में जब शिप वापिस आएगा, पैसेंजर उतरेंगे, फिर जब वो बाद में एंट्री करेगा ना अपनी कि भैया हाँ अब मैं शिप से जा रहा हूं, तो उसकी उस एंट्री को आप एक्सेप्ट करना, और यहां से लेकर यहां तक का पीरियड जो उसने लिखा उसे आप पीरियड ऑफ स्टे नहीं मानोगे। ये खास केस केवल क्रू मेंबर की डेट की कैलकुलेशन के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ओके, ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, इसलिए मैं रुक जाता हूं और आपको दिखा देता हूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा, पर उम्मीद करूंगा कि आप ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को याद करके आएंगे। ओके, ठीक है जी। सर क्या इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया, मैं बुक उठा के क्वेश्चन कर लूं? ना बाबा ना, गलती मत करना, अभी पेंडिंग है, और वो पेंडिंग आ गया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा, जैसे कांच का कोई बर्तन टूट जाता है। सर कितना टफ है, इसलिए अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसे वाइंड अप कर दूंगा तब आप क्वेश्चन करना। ओ अच्छा, अपने दोस्तों को मेरी क्लास रिकमेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आपको मेरा ज्ञान पहुंचने वाला नहीं है, फिर मत कहना कि सर ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो अपने दोस्तों को कॉलेज के ग्रुप में सब जगह मेरी क्लास को यार सर्कुलेट तो कर दो, इतनी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।